की बात करेंगे तो 61 आर्टिकल में क्या दे रखा है आपका? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट बोले तो प्रेसिडेंट का रिमूवल। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट क्या दे रखा है? रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट यानी इम्पीचमेंट का प्रोसेस हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, किस कंट्री से उठाया हुआ है? तो याद रखेंगे यूएसए से। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता किस आधार पे है? बेसिस क्या है इम्पीचमेंट का? आधार क्या है? तो याद रखेंगे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन एकमात्र बेसिस या आधार है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का, है ना? अब एक बात समझते हैं, इम्पीचमेंट होता कैसे है। तो सभी को पता है, सबसे ऊपर आपका प्रेसिडेंट होता है पार्लियामेंट में, उससे नीचे आपका एक हाउस होता है दैट इज राज्यसभा। इट हैज 245 मेंबर्स। और एक हाउस है लोकसभा, इट हैज 543 मेंबर्स। ठीक है, 245 और 543 मेंबर्स होते हैं। अच्छा, इम्पीचमेंट की अगर हम बात करेंगे तो जो भी एलिगेशंस हैं प्रेसिडेंट के ऊपर वो एक पेपर में लिख के लाएगा। कौन लिख के लाएगा इसको, इस पेपर को? कोई भी मेंबर। कहां का मेंबर? लोकसभा का या राज्यसभा का, कोई भी मेंबर लिख के लाएगा। और जो ये मेंबर लिख के लाएगा जिस पेपर पे, इस पेपर को नाम दिया जाएगा रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन टू रिमूव प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बना के कौन ला सकता है? राज्यसभा का मेंबर या लोकसभा का मेंबर? एनी, कोई भी बना के ला सकता है। अच्छा, जब ये मेंबर इस रेजोल्यूशन को बना के लाएगा, मान लीजिए राज्यसभा का मेंबर बना के लाया, तो राज्यसभा का मेंबर जब बना के लाएगा तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर क्या होने चाहिए? एग्री करने चाहिए इसकी बात से। यानी एक व्यक्ति प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो मिनिमम कितने लोग प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट को स्टार्ट करेंगे? 1/4 ऑफ दैट हाउस। अगर लोकसभा का बना के लाएगा तो 1/4 ऑफ लोकसभा, यानी जिस हाउस के बना के लाएंगे उसी का 1/4। समझ गए बात को? क्लियर हो गया? अब ये रेजोल्यूशन हाउस में टेबल होने से पहले, टेबल का मतलब समझते हो? टेबल होने का मतलब होता है प्रेजेंट होना हाउस में। ये रेजोल्यूशन कहां पे प्रेजेंट होगा? हाउस में। अगर लोकसभा का मेंबर बना के लाया तो कहां प्रेजेंट होगा? लोकसभा में। और राज्यसभा का बना के लाया तो राज्यसभा में। अच्छा, लोकसभा का बना के लाया तो लोकसभा में प्रेजेंट होगा, 1/4 मेंबर एग्री करेंगे। अब साथ साथ में जिस दिन ये रेजोल्यूशन आपका टेबल्ड किया जाएगा, टेबल होगा, उस दिन से 14 डेज प्रायर किसको आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इसकी? तो इसकी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देनी पड़ेगी कि हम आपको हटाने जा रहे हैं। अच्छा, 14 डेज का ये डेट आपने याद रखना है। 14 डेज की अगर आप बात करोगे आप, तो चाहे आपका स्पीकर का रिमूवल हो, चाहे आपका डिप्टी स्पीकर का रिमूवल हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल हो, गवर्नर को कभी भी प्रेसिडेंट हटा सकता है। गवर्नर ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वर्क करता है, याद रखो। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक गवर्नर वर्क करेगा। अब यहीं से एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि गवर्नर जो होता है वो किसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किस गवर्नमेंट का होता है? जिसकी सरकार सेंटर में होती है। ज्यादातर प्रेसिडेंट होने के चांसेस तो उसी के हैं जिसकी सरकार उसमें है, सेंटर में। समझना बात को जरा ध्यान से। तो क्या गवर्नर के ऊपर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की? और अगर स्टेट गवर्नमेंट में दूसरी गवर्नमेंट है, यानी सेंटर में मान लेते हैं बीजेपी है और स्टेट में मान लेते हैं कांग्रेस है, किसी भी स्टेट में, तो क्या यहां पे एक क्लैश हो जाएगा पंजाब में? तो क्या उस स्टेट में उस गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में क्लैशेस देखने को मिलेंगे? मिलते नहीं मिलते हैं? ऐसे ही जब यहां पे अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी, तो यहां पे भी क्लैशेस देखने को मिलते थे। एलजी इज अपॉइंटेड बाय हुम? प्रेसिडेंट।
एंड एलजी वही डायरेक्शन पे वर्क करता था जो प्रेसिडेंट बोलता था। नहीं समझे बात को? जो प्रेसिडेंट बोलता था उन्हीं डायरेक्शंस पे एलजी वर्क करता था। अब एलजी तो आपका गवर्नड बाय हूम, मॉनिटर्ड बाय हूम, प्रेसिडेंट। और यहां पे जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो ये क्लैशेस आपको देखने को मिलते हैं अगर स्टेट में अलग गवर्नमेंट हो और सेंटर में अलग गवर्नमेंट हो। तो गवर्नर किसके प्लेजर पे वर्क करता है? प्रेसिडेंट के प्लेजर पे वर्क करता है, याद रखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, चेयरमैन तो आपका होता ही है, वाइस प्रेसिडेंट ही होता है चेयरमैन, फिर भी मैं लिख देता हूं इसको। और वाइस चेयरमैन, ये इन सभी के रिमूवल के लिए 14 डेज प्रायर आपको क्या देना पड़ेगा? नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, याद रखेंगे। इसके अलावा ये तो सेंटर की बात होगी, स्टेट में भी आपके 4 ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं आपको, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। ये 4 आपको ऑफिसर्स यहां पे भी देखने को मिलते हैं, जिनके रिमूवल के लिए हमें कितने दिन प्रायर नोटिस करना पड़ेगा? 14 डेज, याद रखना सब एक साथ। अब आप भूलोगे ही नहीं 14 डेज प्रायर का नोटिस, है ना? हेड ऑफ स्टेट्स नहीं, हेड ऑफ स्टेट। अच्छा, यहां पे आप एक बात समझना जरा ध्यान से, स्टेट की डेफिनेशन जो आप समझते हो, प्रोविंसेस, यानी अलग अलग प्रोविंसेस है ना, रजवाड़े हैं ना, ये भी स्टेट कहलाती हैं। और पॉलिटिकल साइंस जब भी पढ़ते हैं तो स्टेट की डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 में दी है वो भी है। यस, यहां पे आपका कौन कौन आ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, साथ में लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। गवर्नमेंट का ऑर्गन आ जाएगा सारा, बैंक भी आ जाएंगी, बीमा कंपनीज भी आ जाएंगी, गवर्नमेंट ऑन्ड इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएंगे, लोकल अथॉरिटी जैसे कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, म्यूनिसिपैलिटी आ जाएगी, पंचायती राज आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट आ जाएगी। तो ये स्टेट की डेफिनेशन है वहां पे जहां पे आप पूछ रहे हो, आप ये पूछ रहे हो ना कि प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट, बट हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या ये है कि सारे गवर्नर्स को अपॉइंट कर रहा है इसलिए हेड ऑफ स्टेट है? नहीं, वहां पे स्टेट का मतलब ये वाला है, यानी वो राज्य का प्रमुख है, राज्य इन द सेंस नेशन। देयर इज डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट, वाइल जो हमारी डेफिनेशन बोलती है हेड ऑफ स्टेट में वो ये बोलती है। ये भी डेफिनेशन है, प्रोविंसेस को भी हम स्टेट बोलते हैं, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड स्टेट एंड बोथ डेफिनेशंस आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। संविधान में भी दोनों ही डेफिनेशंस आपकी गिवन है। चल सकते हैं आगे। अब देखो, अब किसने ये रेजोल्यूशन टेबल्ड किया? मान लो राज्यसभा या लोकसभा के किसी भी मेंबर ने किया। टेबल्ड करने से 14 डेज प्रायर आपको किसको इन्फो देना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को, ठीक है। और 1/4 मेंबर ऑफ दैट हाउस एग्री भी होने चाहिए। नहीं समझ में आई बात? आ गई। अब अगर ये रेजोल्यूशन पहले मैंने टेबल्ड किया कहां पे? राज्यसभा में। तो अब राज्यसभा में इस रेजोल्यूशन पे पहले तो होगा डिस्कशन। क्या होगा? डिस्कशन होगा कि ये बात सही है या गलत है। पहले तो ये डिस्कशन होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आएगी बात वोटिंग की। अगर ये रेजोल्यूशन वोटिंग में पास हो जाता है तो ही आगे बढ़ेगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि वोटिंग क्या होगी, है ना? वोटिंग यहां पे होती है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टू बाई थर्ड ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यानी टोटल स्ट्रेंथ का मतलब समझो, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट स्पेशल मेजोरिटी।
और ये आपकी ऐसी मेजोरिटी है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे टफ मेजोरिटी है, यानी प्रेसिडेंट का रिमूवल की जो वोटिंग है वो सबसे टफेस्ट है ना। एब्सोल्यूट स्पेशल मेजोरिटी बोलेंगे इसको। अब ये बात समझो जरा यहां पे ज्ञान की, हमें ये समझना है कि 2/3 कितनी होती है। अगर मैं बात करूं, राज्यसभा में आया है, राज्यसभा में 245 मेंबर्स की मेंबरशिप है। 240 की मान लें तो 80 160 हम मान सकते हैं 162 के अबाउट, है ना। इतने लोग वोट करें, 162 के अबाउट वोटिंग हो तो आपका जो है क्या होता है, तो आपका ये जो रेजोल्यूशन है वो पास हो जाएगा। अब देखो यहां पे अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं कर दूं 180 लोग आए हैं, टोटल हाउस की स्ट्रेंथ कितनी है 245, टोटल हाउस की स्ट्रेंथ है 245, लेकिन प्रेजेंट कितने हैं 180। अगर प्रेजेंट 180 हैं तो 2/3 प्रेजेंट का कितना होगा 120, 2/3 तो 120 होगा ना, प्रेजेंट का 120 होगा प्रेजेंट। तो इस वाले बिल के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए हमें, प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए या टोटल हाउस का चाहिए स्ट्रेंथ का, टोटल स्ट्रेंथ का चाहिए। यानी 180 प्रेजेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है किससे, टोटल हाउस की 2/3 से। यानी अगर 180 भी प्रेजेंट हैं तो वोट आपको फिर भी कितने चाहिए 162 ही चाहिए, उससे कम वोटिंग पॉसिबल नहीं। नहीं समझ आई बात, क्लियर हो गया नहीं हुआ, कोई डाउट है यहां तक, चलें आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो 162 180 ये भी समझ में आ गया आपको, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ भी समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं आगे, डिस्कशन होके मान लो अगर फर्स्ट हाउस में, मान लो राज्यसभा में पहले टेबल्ड हुआ था तो फर्स्ट हाउस कौन सा हो जाएगा, राज्यसभा हो गया ना। अब फर्स्ट हाउस अगर राज्यसभा हो गया तो इसमें डिस्कशन और वोटिंग होके ये रेजोल्यूशन कहां पे आएगा पास होने, सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस क्या हो जाएगा लोकसभा। अगर ये रेजोल्यूशन पहले लोकसभा में आता तो लोकसभा क्या हो जाता फर्स्ट हाउस, और राज्यसभा क्या होता सेकेंड हाउस। होता या नहीं होता, क्लियर बात है, कोई डाउट है यहां तक नहीं। अब देखो दोनों हाउस में यदि, अच्छा जो सेकेंड हाउस होगा उसमें आपको एक बात याद रखनी है कि सेकेंड हाउस हमेशा बोला जाता है इंक्वायरी हाउस। क्या बोलते हैं इसको, इंक्वायरी हाउस, क्योंकि प्रेसिडेंट को अपना भी पक्ष रखने का इसमें मौका दिया जाता है। प्रेसिडेंट अपना चांस लेता है राइट टू रिप्लाई का, बोल सकते हैं ऐसे, जैसे यूएन में राइट टू रिप्लाई होता है ना, अपना भी चांस रखना। तो प्रेसिडेंट बोलेगा कि हमने ऐसा किया है या नहीं किया है, और इसमें भी डिस्कशन होने के बाद क्या होगी, इसमें वोटिंग होगी, और वोटिंग होने के बाद अगर यहां पे भी 2/3 ऑफ टोटल मेजोरिटी ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से पास हो गया तो फिर यहां से प्रेसिडेंट को हटना पड़ेगा। यानी अब ये रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट के साइन के लिए नहीं जाने वाला, क्योंकि प्रेसिडेंट तो साइन करेगा ही नहीं। समझ गए बात को, कोई साइन नहीं करेगा, दोनों हाउस से पास हुआ, जिस दिन दूसरे हाउस से पास होगा उसी दिन प्रेसिडेंट की पोस्ट क्या मान ली जाएगी, वैकेट, एम्प्टी। 22, हाँ अगर पोस्ट खाली हुई तो वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम प्रेसिडेंट, और फिर प्रेसिडेंट के क्या होंगे इलेक्शंस। नहीं समझे मेरी बात को, क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहां तक नहीं है, चलें आगे, चले चलते हैं चलिए, तो एक बात यहां पे और समझनी है आपको। अच्छा अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट का आज तक इंपीचमेंट हुआ है, तो किसी भी प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट नहीं हुआ है, ओके ठीक है।
हटाना पड़ेगा, हमें रिमूव करनी पड़ेंगी कुछ चीजें। चलिए, नोट कर लिया आप लोगों ने? यू वांट टू राइट इट डाउन? और वो क्या तुम्हारा कब तक साफ रहेगा? आज तक। नोट डाउन कर लिया? कर लिया कुछ अगर आपने? अच्छा है, ठीक है। और किसी को तो नहीं करना है ना? चलिए, ओके। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा क्या बताने वाला था मैं? हाँ, जो रिमूवल का प्रोसेस प्रेसिडेंट का है। अच्छा, यहां पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट एज अ वोटर कौन कौन करता है? एमपीज एंड बोथ आर नो नॉमिनेटेड। सही बात है, क्लियर है ना? लेकिन प्रेसिडेंट के रिमूवल के प्रोसेस में कौन वोटिंग करता है? एमपीज या सिर्फ एमएलएज या बोथ? सिर्फ एमपीज। और कौन से वाले एमपीज? बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड या सिर्फ इलेक्टेड? इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी प्रेसिडेंट के रिमूवल में सब पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करते। नहीं समझे बात को? समझ गए? ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग जरा। अच्छा, ये क्या प्रेसिडेंट को न्याय देने की बात हो रही है? जस्टिस ही गिवन हो रहा है, जस्टिस दिया जा रहा है। कहां पे जस्टिस दे रहे हैं हम? ये जस्टिस कहां पे दिया जा रहा है प्रेसिडेंट को? पार्लिया, यानी जस्टिस कहां दिया जाता है वैसे? न्यायालय में, कोर्ट्स में। जुडिशरी देती है, देती है नहीं देती है? नहीं समझ में आई बात? आ गई ना? लेकिन हम ये न्याय कहां दे रहे हैं? पार्लियामेंट में। ऐसा हर न्याय जो कोर्ट के बाहर दिया जाए, इस प्रोसेस को, जो हम ये प्रोसेस होता है, इसे क्या बोलते हैं? क्वाजी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ये, क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस। याद रखेंगे इस बात को। अच्छा, जिस तरीके से प्रेसिडेंट हटता है उस तरीके से और कौन कौन रिमूव होता है बताओ? नो, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको पता है एक बॉडी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें एक आता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो रहते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो कितने मेंबर्ड बॉडी है ईसीआई? बताओ भाई, कितने मेंबर्ड बॉडी है? 3 मेंबर्ड बॉडी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब बनी थी तो कितने मेंबर्ड बॉडी थी? 1 मेंबर्ड बॉडी, सिंगल मेंबर्ड बॉडी थी। लेकिन वर्तमान में प्रेजेंटली इट इज 3 मेंबर्ड बॉडी, या इसको कभी कभी हम क्या बोलते हैं? मल्टी मेंबर्ड बॉडी। समझ आ रही है बात? कहां से आ रहा है फोन? घर से आ रहा है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके अलावा अच्छा अदर इलेक्शन कमिश्नर की बात हमने यहां पे नहीं की है, याद रखिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और तीसरी बॉडी है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनके रिमूवल का प्रोसेस भी लगभग प्रेसिडेंट से सेम है, लगभग, याद रखिए, अप्रॉक्सीमेटली, नॉट इक्वल टू प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं बोलेंगे आप, ठीक है।
अप्रोक्सीमेटली। क्या क्या ऑप्शन में? हाँ लगा सकते हो वो, फिर अगर ऑप्शन में आपसे सीधा पूछा ही है तो बिल्कुल लगा सकते हो आप। सिमिलर जैसा है, ठीक है। और साथ में एक बात और याद रखेंगे आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जो जज है उसके रिमूवल को भी हम क्या नाम दे देते हैं? इम्पीचमेंट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है। सिर्फ किसके लिए हुआ है? प्रेसिडेंट के लिए। नहीं, सब एक्चुअली में। हाँ बोलो क्या था? रिमूवल। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट का वर्ड यूज हुआ है, वो है प्रेसिडेंट। और सबके लिए वर्ड यूज हुआ है सिर्फ रिमूवल। लेकिन इनका क्योंकि प्रोसेस सेम है इसलिए इनका भी बोल दिया जाता है क्या? इम्पीचमेंट। और सबसे ज्यादा इम्पीचमेंट वर्ड कॉमन है फॉर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इम्पीचमेंट होगा तो सिर्फ क्या सीजीआई का होगा या सब जजेस का होगा? तो याद रखो सुप्रीम कोर्ट के हर जज की पावर इक्वल होती है, ना सीजीआई जब बड़ा होता है ना अदर जजेस छोटे होते हैं। तो फिर अंतर क्या होता है, क्यों उसे सीजीआई बोलते हैं? उसका सिर्फ एक काम एक्स्ट्रा होता है, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसकी प्रीमाइसिस का मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड एक्स्ट्रा होता है। जजमेंट अगर सीजीआई ने दिया है या अदर जजेस ने दिया है उस जजमेंट में कोई भी फर्क नहीं है। यानी जस्टिस जो है वो इक्वल है, दोनों की ही इक्वल पावर्ड जस्टिस है, चाहे वो अदर जजेस दे या सीजीआई दे। हाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी तो ज्यादा है ना, कि कौन कौन सर्वेंट्स लगेंगे, कौन कौन आपके जो है ऑफिसर्स रहेंगे ऑफिस में, कौन कौन काम करेगा, ये सब पता है किस पे पावर है? सीजीआई पर। याद रखिए जो कोर्ट्स होते हैं इनको एम्प्लॉइज रिक्रूट करने की खुद परमिशन होती है या खुद राइट होता है इनका। यानी सुप्रीम कोर्ट के सारे जितने भी लोग होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, सर्वेंट्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे हाउस में, मतलब कोर्ट में आई मीन, वो सब कौन अपॉइंट करने वाला है? खुद सीजीआई। इसलिए आपने सुना होगा हाई कोर्ट की वैकेंसी निकलती है अलग से, और वो हाई कोर्ट ही निकालता है। इसमें एक बड़ा ही कॉमन वैकेंसी है उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की, आरओ, रिव्यू ऑफिसर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। ये बहुत कॉमन वैकेंसी है जो निकलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोर्ट अपनी वैकेंसी को खुद फिलफिल करते हैं। अब उत्तर प्रदेश की ही इतनी कॉमन क्यों है, हमने वही क्यों बताई आपको? सबसे ज्यादा बड़ा हाई कोर्ट वही है, 161 जजेस का हाई कोर्ट है यूपी का, लार्जेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में पता है कितने जज हैं? 34, सीजीआई प्लस 33 अदर, और उसमें कितने हैं? 161। है ना। अब एक डिफरेंस है, वैसे तो हम सिखाएंगे इसमें जब जुडिशरी पढ़ेंगे। हाँ बोलो। सारे बेंचेस क्या, एक ही बेंच है। लखनऊ में एक बेंच रखती है और हाई कोर्ट में मेन ब्रांच है बस। तो ऐसे तो और भी कोर्ट्स की बेंचेस लगती हैं, और भी हाई कोर्ट है जिनकी बेंचेस लगती हैं। 25वां अभी लेटेस्ट बताओ, सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ब्रेक हुआ था तो तेलंगाना ले गया हैदराबाद, तो हाई कोर्ट तेलंगाना के पास पहुंच गया, तो इसका नया हाई कोर्ट बना है अमरावती हाई कोर्ट, लेटेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का। है ना। देखो तेलंगाना हैदराबाद को ले गया, नीचे कौन बचा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का आपका हाई कोर्ट है अमरावती। कब हुआ अलग तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, या आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, सॉरी, 2014 में, है ना। सोनिया गांधी का भाषण आता है, हमने भारत देश को एक नया राज्य तेल लगाना दिया है। ठीक है।
चलिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सीईसी, कैग, इनके रिमूवल का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब एक बात सोचेंगे और समझेंगे, यहां पे जरा ध्यान से देखेंगे एकदम फोकस करके कि इसमें आखिर अंतर क्या है। देखिए, एक जो मुख्य अंतर है वो यहीं पे हम स्पष्ट करते हैं, जो मेन डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। बाकी हम इनका जो रिमूवल है प्रोसेस है प्रॉपर बताएंगे आपको कैसे होता है ना। अभी देखो, प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है वो किसी भी सेशन में आके किसी भी सेशन तक जा सकता है। कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, बताओ कौन कौन से? बजट, मॉनसून और विंटर, तीन ही सेशन होते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट का रिमूवल बजट सेशन में आया है, किसमें आया? बजट सेशन में, तो ये पास हो सकता है कहां पे? मॉनसून में। और मॉनसून में आया है तो पास विंटर में भी हो सकता है। यानी दूसरे सेशन में जाने से रेजोल्यूशन खत्म नहीं होता। समझ रहे हैं? क्लियर है बात? नहीं है? लेकिन इन सभी का रेजोल्यूशन रिमूवल का आया है, तो अगर दूसरे सेशन में चला गया तो वो रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सेम सेशन में पास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दूसरे सेशन में आपको रेजोल्यूशन नया लाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखने वाला डिफरेंस है। तो इम्पीचमेंट समझ आ गया? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? चलें आगे। तो बताओ फिर, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में हाउस के मिनिमम कितने मेंबर एग्री होने चाहिए? 1/4 ऑफ द हाउस, 25%। जमानत जब्त ना हो, है ना, बताया था आपको जमानत जब्त। जो आपकी डिपॉजिट मनी है वो आरबीआई आप रख ना ले अपने पास, तो आपको कितने मिनिमम वोट लाने पड़ेंगे? 1/6 ऑफ वैलिड वोट्स, बताया था। तो ये 1/2, 1/, ये सब ध्यान रखना है।